में परिवर्तन होना आवश्यक है ताकि इसका फायदा छोटे व्यापारियों को मिल सके। साथ ही कोटा एक कोचिंग सिटी है, यहाँ के कोचिंग संस्थानों पर जीएसटी कम होनी चाहिए और हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर ने शहर की जनता से उनकी राय जानी है और बजट को लेकर जनता क्या चाहती है, क्या कह रही है, आप खास रिपोर्ट में देखिए। अभी फरवरी माह में केंद्रीय बजट जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण देने वाली हैं, हम व्यापारियों को इस बार काफी आशा है कि एक ऐसा बजट आवे जिससे छोटे व्यापारियों के साथ साथ बड़े बड़े व्यापारियों को भी उसमें राहत मिले। अभी इनकम टैक्स की जो स्लैब बराबर लगातार वही पुरानी चलती आ रही है। हमारी सरकार से मांगे कि इनकम टैक्स की स्लैब रेट में भी परिवर्तन किया जाए, जिससे छोटा व्यापारी भी और बड़ा व्यापारी भी उसका लाभ ले सके। साथ ही कोटा एक कोचिंग हब है और हम लगातार केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों पर जीएसटी कम किया जाए, लेकिन अभी भी 18% जीएसटी है। इससे यहाँ पर कोचिंग संस्थाएं काफी महंगी होती है, जिससे आम जो यहाँ लोग पढ़ने आते हैं उन अभिभावकों पर काफी टैक्स उनको देना पड़ता है। को बड़ा नुकसान हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि जो टैक्स का स्लैब है, जो 12% और 18% और 5%, 3 तरह के स्लैब सरकार ने रख रखे हैं जीएसटी में या आईजीएसटी में या एसजीएसटी में, उनको भी स्लैबों को कम करना चाहिए और एक ही स्लैब रखना चाहिए 5% का, ताकि छोटे व्यापारियों को है जो इसमें कुछ न कुछ आम बजट से जोधपुर के रियल एस्टेट को क्या उम्मीदें हैं और जोधपुर में हमारे सहयोगी ललित परिहार ने प्रॉपर्टी व्यवसायियों से बातचीत की है, आप खास रिपोर्ट देखिए। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार को बजट से क्या उम्मीद है, इस पर जानने के लिए हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दो व्यवसायियों के पास। पहले हैं राजेश बोराणा, जो कि एक वकील भी हैं। राजेश जी, आप एक वकील हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो सरकार के बजट में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो कि इस आपके क्षेत्र को या आम लोगों को जो कि अपना घर बनाने का सपना रखते हैं, अपना मकान बनाने का सपना रखते हैं, उनको उससे सुविधा मिल सके? नमस्कार। बेसिकली क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो अभी जो बजट आ रहा है, इस बजट में प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े मामलों को थोड़ा सा गौर से मनन करना चाहिए और उस पर कदम उठाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या है साहब कि सरकार ने जो डीएलसी रेट बढ़ा रखी है और बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। तो एक तो डीएलसी रेट क्षेत्र के रेट के हिसाब से बढ़ाई जावे। जैसे पाल रोड का जो अभी अच्छा चलन है, तो पाल रोड पे आपने जो डीएलसी रेट बढ़ी है ना, तो वो आप जैसलमेर रोड पे और नागौर रोड को या जयपुर रोड को जो आप कंपेयर करते हो ना, ये सब जोधपुर के अनुरूप ही आपने, वहाँ लोगों का इन्वेस्टमेंट कम है, पाल रोड पे ज्यादा है, यहाँ वैल्यू ज्यादा है, वहाँ पे वैल्यू कम है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि एक तो डीएलसी रेट बिल्कुल कम करे, वाजिब करे, बढ़ाए ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दायरे में बढ़ाए। दूसरा कि साहब जो टैक्स आपने प्रॉपर्टी पे लगा रखे हैं, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो वहाँ मैं टैक्स दे करके मतलब स्टाम्प ड्यूटी भर के मैं उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहा हूँ, और मैंने मान लो पहले 3 साल बाद में हमें उस प्रॉपर्टी को बेचता था, तो लॉन्ग टाइम गेम जो प्रॉफिट था उस पर मेरा टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अभी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने लॉन्ग टाइम जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को उन्होंने टैक्स नहीं लगता था उसको उन्होंने खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको 12.5% देना पड़ेगा। तो 12.5% में लेते वक्त भी पेमेंट दे दूँ, सरकार को टैक्स दूँ, और वापस बेचते वक्त भी मैं जमा मतलब करूँ, और उसके बाद में मैं उस बची हुई प्रॉपर्टी का अगर वापस मैं रजिस्ट्री कराऊँ या कोई और प्रॉपर्टी लूँ पैसे से, तो उस पर भी टैक्स दूँ। तो मेरा ये मानना है कि मतलब एक आम आदमी जो राजस्थान की जनता में आम आदमी जो शब्द होता है ना, 3 तरह की लेयर होती है, लो, मध्यम और हायर। तो मध्यम और लो के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है, और इससे उनको तो नुकसान होता है, सरकार को भी नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टाम्प ड्यूटी जब तक सरकार कम नहीं करेगी, 12.5 की बजाय थोड़ा कम कर देवे, और मतलब जो लॉन्ग टाइम गेन का जो पहले जो बेनिफिट था, वो उनको वापस सुचारू रूप से रखना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है। इसके अलावा राजेश जी, जो प्रॉपर्टी व्यवसाय है या जो हम आम भाषा में कहें जमीनों की रेट्स है, इसका असर निवेशकों पर भी पड़ता है। जो भी
यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए दूसरी स्टेट से यहाँ पे निवेश आमंत्रित किया जाता है। उसको प्रॉपर्टी व्यवसाय में अगर छूट मिलती है टैक्सेस में या कुछ दूसरी सुविधाएं मिलती है, तो वो किस तरह से निवेश ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित किया जा सकता है? नहीं, जैसे आपका सही बात है कि जैसे गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं जिसके अंदर स्किल इंडिया, स्वदेशी इंडिया, तो उसके अंदर ये है कि भी जो राजस्थान से बाहर के लोग, अदर स्टेट भी हो सकता है ना, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, जो आप निवेश के लिए आप वहाँ पे सबमिट करते हो, और वहाँ तो सबमिट में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि साहब आप आइए हमारे वहाँ पे, हम आपको सारी व्यवसाय सुविधाएं करके देंगे, लेकिन सरकार देती नहीं है। फिर यही वो जो ना सरकारी जो तंत्र है ना, वो तंत्र के जो अधिकारी हैं, वो उसमें सब मामला गड़बड़ है। तो सरकार को मेरा ये मानना है कि जैसे गुजरात में एक सिस्टम किया हुआ है मोदी जी ने, जिस समय सीएम थे, जो भी निवेशक आता था तो उनको सरकार के मतलब इन्वेस्टमेंट के तहत एक एप्लीकेशन, एकल खिड़की हो, जैसे यहाँ पे एक एकल खिड़की सिस्टम हुआ था, वहां आप आवेदन करोगे और विद इन लिमिटेशन आपके उस आवेदन पर 1 महीना 2 महीना जो भी एक टाइम था, उस टाइम पे आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती थी। यहाँ तो साहब आदमी चक्कर काट काट के परेशान हो जाता, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर ये जो आगुड़े के अंदर एक गुजरात की पार्टी थी, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करीबन 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो ये पवन चक्की होते ना, जो सोलर के जो प्लांट, मतलब जो वो का उनका प्लांट लगाने का था, और जमीन हम लोगों ने दिलाई थी पार्टी को, करीबन 150 बीघा जमीन थी। लेकिन आप देखो कि वहाँ कुछ गांव ग्रामीण के लोगों ने उस फैक्ट्री को मतलब चार दीवारी और उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। इस बात को लेकर मैं उसमें सरकार से भी मिला था, उस बात को लेकर मैं एसपी से भी मिला था, उस बात को लेकर मैं एसपी ग्रामीण से भी मिला था। तो वहां से मतलब अशोक जी ने कहा मैं करवाता हूँ, लेकिन एसपी और कलेक्टर और उनकी स्थिति क्या थी मालूम है कि यार ग्रामीण छोटा मोटा अगर कोई कर रहा था एडजस्टमेंट, उनकी पूर्ति कर दो ना। लेकिन पार्टी ने वो नहीं किया। पार्टी ने कहा नहीं, जैसे गुजरात में हम लोग, मैं तो खुद ताज्जुब था कि गुजरात का आदमी राजस्थान में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि गुजरात में राजस्थान से बेहतरीन पॉलिसी थी उस वक्त। लेकिन फिर भी हम चाहते थे, मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि नहीं यार, राजस्थान के लिए, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो प्लांट चालू नहीं हुआ, वो ग्रामीण भारी पड़ गए स्थानीय लोगों के अड़चनों के कारण से। रिक्वायरमेंट्स रहती है ना। एक दूसरे प्रॉपर्टी व्यवसायी अमृत बोराना भी हैं साहब, आप क्या चाहते हैं कि क्या रियल एस्टेट को छूट मिले इस बजट में, जो भी दोनों बजट आने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर आम लोगों के लिए अपने घर का सपना आसान हो सके? सर, डीएलसी रेट की वजह से प्रॉपर्टी के व्यवसाय में हर प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई है, ग्राहकी बिल्कुल नहीं हो रही है। जिस दिन से इन्होंने ये 12.5% टैक्स और डीएलसी रेट बढ़ाई है, सारे बिजनेस के ऊपर, जैसे कोई आप लोग जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, उनका सारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। सब कह रहे हैं ये क्या हो गया, इतने अचानक से जमीनें महंगी हुई, अचानक जमीनें महंगी हो गई, डीएलसी रेट बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया। अजमेर के ब्यावर में इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ माथुर ने भी आम बजट को लेकर व्यापारियों से खास बातचीत की है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा है कि ऑनलाइन व्यापार पर रोक के साथ ही टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता और व्यापारियों को राहत मिल सके। व्यापारियों का कहना था कि जीएसटी सहित अन्य करों पर राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि व्यापारियों का भला हो सके। आप रिपोर्ट देखिए। बजट शीघ्र जारी होने जा रहा है और हमारे साथ ब्यावर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक के विक्रेता है, इनसे बात करना चाहेंगे किस तरह की ये सरकार से उम्मीद रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पे। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। किस तरह का आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पर बजट पेश हो? इलेक्ट्रॉनिक्स पे जिन चीज़ों पे जीएसटी ज़्यादा है, उस पे जीएसटी थोड़ा कम होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकार को ऑनलाइन बिक्री जो हो रही है उस पे अंकुश लगाना चाहिए। कारण उसका यही है कि ऑनलाइन वाले बाज़ार से सस्ता दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वो तो यहाँ तो ऑनलाइन वालों को पता, या सरकार को उस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कारण हम लोग ऑनलाइन से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और हमें कस्टमर को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग ऑनलाइन के बराबर क्यों नहीं देना चाहते। सर, जिस तरह से टैक्स, अलग अलग टैक्स लग रहे हैं, जीएसटी, उसके अलावा भी और भी कई टैक्स है, उससे कैसे राहत आपको मिल सके, क्या आप सरकार से चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि सरकार से इनकम टैक्स में थोड़ी छूट ज़्यादा मिले, क्योंकि खर्चे बहुत हैं और जो टैक्स में छूट है वो बहुत कम है। तो हम चाह रहे हैं कि टैक्स की जो लिमिट है या छूट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाए सरकार द्वारा। तो बिल्कुल जो सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर उसको कैसे देखते हैं, क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं? ये युग इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का युग होने जा रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की निर्भरता खत्म करने के लिए ईवी गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के चक्कर में आपको इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते करने चाहिए। जीएसटी बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना चाहिए। दूसरा, सरकार को व्यापारी के हित के लिए भी कोई योजनाएं लानी चाहिए। व्यापारी सुबह से लेकर रात तक टैक्स पे करता है, उसको हर बात का टैक्स देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार का ध्यान देना पड़ता है, ये बढ़ जाता है, तनख्वाहें बढ़ जाती है, बोनस मिल जाता है। व्यापारी आदमी किस उम्मीद पे काम करता है? आज 50-50 लाख का दुकान लेके उसको व्यापार लेके 5-10 लोगों को रोजगार दे देते हैं। हमारी सरकार से मार्मिक अपील है कि सरकार व्यापारी हितों पर ध्यान दे, टैक्स कम करे, जीएसटी कम करे। तो बिल्कुल ब्यावर के व्यापारियों को कहना था कि जीएसटी और टैक्स सरकार को कम करना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को भी राहत मिले। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ सौरभ माथुर। माउंट आबू में हमारे सहयोगी अनिल आर्य ने आम बजट को लेकर लोगों का मन टटोला और उनसे जानने की कोशिश की है कि बजट को लेकर वो क्या चाहते हैं और लोगों को उम्मीद क्या है और माउंट आबू के विकास के लिए कुछ विशेष पैकेज मिलेगा। लोगों ने मांग की है कि माउंट आबू को विशेष पैकेज दिया जाए और दिलवाड़ा को वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाए। माउंट आबू में जिस प्रकार से पर्यटन से जुड़े लोग जो हैं पूरे देश से आते हैं, विश्व से आते हैं, आज माउंट आबू के अंदर विदेशी पर्यटकों की संख्या कम होती गई है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाना चाहिए। यही माउंट आबू की मांग रही है कि दिलवाड़ा मंदिर को, जहां भगवान राम की शिक्षा स्थली रही हो, जहां वशिष्ठ ने तपस्या की हो, दत्तात्रेय भगवान का जिस प्रकार से गुरु शिखर रहा हो और या शक्तिपीठ अर्बुदा रहा हो, कहीं न कहीं स्पेशल पैकेज होना चाहिए माउंट आबू का। और माउंट आबू में जिस प्रकार से चाहे न केंद्र ने कुछ किया है, न राजस्थान सरकार ने कुछ किया है, और माउंट आबू के आबू विकास समिति के राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी क्या उम्मीदें हैं पर्यटन के लोगों से, जुड़े लोगों से, व्यवसायिक लोगों से हम बात करना चाहेंगे। अशोक जी, आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माउंट आबू के लिए उम्मीदें हैं, लेकिन आज तक न तो केंद्र खरी उतरी है, न राज्य सरकार खरी उतरी है। केंद्र सरकार की बात तो छोड़िए, आप पहले राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, भाजपा के या कांग्रेस के, वो आबू विकास समिति के अध्यक्ष हुआ करते हैं और मुख्यमंत्री स्वयं एक इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि उनको किसी और से आशा करने की जरूरत नहीं कि हम कहीं से बजट लेके आएंगे। उनके पास इतना बजट होता है कि माउंट आबू में मुझे याद नहीं कि पिछले कई सालों में कुछ डेवलपमेंट किया हो। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल है, जैसे अभी आप बता रहे थे भगवान राम की पाठशाला गौमुख ऐतिहासिक स्थान। यहाँ पे एक बहुत प्राचीन भगवान शिव के अंगूठे का भी एक मंदिर है, जो पैर का अंगूठा जिसमें अर्चनेश्वर महादेव कहते हैं, दुनिया में एकमात्र है वो। आप नक्की लेक को देख लीजिए, प्राचीन है, प्राकृतिक है, वो बनाई भी नहीं है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो पूरे विश्व में फेमस है, जो कोई भी व्यक्ति इसको देखता है वो ये कहता है कि शायद ताजमहल से भी सुंदर है ये, लेकिन कहीं इसका नाम नहीं है, कहीं भी इसका नाम नहीं है। वर्ल्ड के लेवल पे छोड़ दीजिए, किसी भी गवर्नमेंट ने ये प्रयास नहीं किया कि इसको वर्ल्ड मैप पे लाएं हम लोग, ताकि हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े। और वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन और बहुत ही मजबूत बना हुआ है ये। इसके अलावा बहुत सारे स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ तपस्या करके गए हैं, टॉडरोक रोड पे, है ना, दयानंद जी भी आए हुए हैं और ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, आप देख सकते हैं। माउंट आबू में कभी मैंने अपने लाइफ में इन दिनों में 30-40 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं देखा, जबकि गवर्नमेंट कर सकती है। राज्य सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ होता है। हम केंद्र ने भी कुछ नहीं दिया अभी तक हमें। आप गुजरात में छोटे छोटे जगह पे जाके देखिए, छोटे छोटे मंदिरों में कोई पिलर है, कोई और है, यूनेस्को में भेज रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। माउंट आबू से भेजिए ना, बहुत सारी चीजें हैं। क्या कमी है माउंट आबू में? महंगाई पे ध्यान दे नहीं रहे हैं लोग। अभी हमारे यहाँ 1000 रुपए से ऊपर की चीजों पे 12% जीएसटी है, बहुत बड़ी बात होती है।
उससे नीचे भी 5% है। अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था किसी समाचार पत्र में कि 2000 रुपए से ऊपर पे ये 18% करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। कपड़ा मकान एक साधारण सा कपड़ा 2000 का आता है आजकल, जीन्स पैंट वगैरह, शर्ट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह। आप उस पर 18% लगाएंगे तो हम कैसे बेच पाएंगे? इसकी महंगाई कहाँ पहुंचेगी, सोचिए जरा आप। अब गोल्ड लेने जाता है आदमी, डायमंड लेने जाता है, आप 3% ले रहे हैं उससे, 3% ओनली। और कपड़ा जो कि एक आम आदमी पहनता है, गरीब जनता ही पहनती है, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत उसकी जरूरत है, उस पर आप 18% तक करने जा रहे हैं। ये कैसे चलेगा, कैसे बताइए ना? टूरिज्म तो घटेगा इस तरह से। कहीं न कहीं पर्यटन स्थलों को जिस प्रकार से विकास की उम्मीदें हैं और कहीं न कहीं जिस प्रकार से देश के अंदर चाहे कपड़े की या महंगाई की मार हो वो झेल रही है माउंट आबू की जनता भी। लेकिन माउंट आबू की जनता को उम्मीद है कि केंद्र भी स्पेशल पैकेज दे और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो आबू विकास समिति के अध्यक्ष हैं उन्हें भी कहीं न कहीं माउंट आबू के विकास पे सोचना चाहिए। यह नहीं कि जब विदेशों में तो वहीं दूसरी ओर चूरू के सादुलपुर में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की कि बजट को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। इस वक्त हम उपखंड कार्यालय राजगढ़ के अंदर काफी लोग किसान हैं वो आए हुए हैं। हाल ही में बजट जो है वो आने वाला है, इसको लेकर किसानों को भी अनेकों उम्मीदें हैं कि बजट में उनके लिए कुछ बेहतर हो तो खेती किसानी है वो भी सुधर सके। ऐसे में हम कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे उनको आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार तो जी, क्या नाम है आपका और आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप खाना बनाओ? मेरा नाम सुशील सिंह है, मैं मिठड़ी केसरी सिंह से। और जो किसानों को जो 6000 रुपये मिल रहे हैं ये 6 से मिलाकर 10 मिलना चाहिए, ये बीमा कम है। पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को जो मिल रहे हैं 6000 वो कम मिल रहे हैं, उसको बढ़ाकर 10 मिलना चाहिए। 10,000 की घोषणा आने वाले बजट में हो, ऐसी फौजी करना है। भाई साहब आप बताइए कि ये आने वाले बजट में किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या किसानों के लिए बेहतर होने के लिए क्या घोषणाएं होनी चाहिए? ये जो खाद्य सामग्री मिल रही है, खाद है, बीज है, ये पंचायत स्तर पर मिलना चाहिए, सभी किसान के घर तक पहुंचना चाहिए। पंचायत स्तर पर मिलेगा तो सभी का वहाँ से मिलना उचित है। हमारा इसी बजट पर घोषणा होने की उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अरदास भी करते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी पंचायत स्तर पर खाद, बीज ये जो मिलती है ये सभी पंचायत स्तर पर मिले। जैसे अपने खाद मिलती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, लोगों की नंबर नहीं पड़ता है, ऐसे में पंचायत स्तर हर पंचायत का हर पंचायत में जब बटने लग जाएगा तो भीड़ नहीं होगी, हर किसान को मिलेगा, हर किसान तक पहुंचेगा, उसी में किसान की भलाई होगी। नहीं वरना आधे किसान रह जाते हैं, आधे को मिलता है, भीड़ के कारण यहाँ पर नहीं मिलता सभी को। पंचायत स्तर पर मिलेगा तो सभी को मिलेगा। खाद और बीज है वो किसानों की उम्मीद है कि उसके लिए भी सरकार है वो कुछ सोचेगी और आने वाले बजट में पंचायत स्तर तक किस तरह से खाद बीज किसानों के घर तक पहुंचे ऐसी घोषणा की जाए, जो उम्मीदें हैं। और भाई साहब आने वाले बजट में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार से किस तरह की उम्मीदें आप रखते हैं? मैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों से हम किसान लोग उम्मीद करते हैं जो किसान के काम में आने वाले जो कृषि यंत्र हैं, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हर्रा है, जो भी कृषि यंत्र हैं उन पे जीएसटी है या अन्य कोई किसी भी प्रकार का टैक्स है वो बिल्कुल ही हटाया जाए, जिससे क्या है कि किसान है वो अपनी जरूरत के हिसाब से कृषि यंत्र खरीद सके ताकि उसको कम दाम में कृषि यंत्र मिल सके। ये मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबसे ही ये उम्मीद है, क्योंकि देश का विकास है वो तभी होगा जब देश के किसान का विकास होगा। पूरा का पूरा जो सिस्टम है किसान के विकास के किसान के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन फिर भी किसान की हालात है वो इतनी ज्यादा दयनीय है कि इस बात का सभी को पता है, अधिकारियों को भी पता है और नेताओं को भी पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज की किसान की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा दयनीय है, क्योंकि इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि खर्चा लगाने के बाद भी किसान को ये उम्मीद नहीं रहती कि उसके आने वाले खेती के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। हर आदमी मजदूरी करता है तो उसको ये पता होता है कि आज मैंने इतने रुपए का काम किया है तो मेरे इतने रुपए शाम को मिलेंगे। लेकिन किसान एक ऐसा है कि वो खर्चा लगाने के बाद भी उसको कंफर्म नहीं है कि उसको कितने रुपए की फसल हो पाएगी। तो मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये दोनों से ही उम्मीद भी है और मांग भी है कि किसानों के हित में जितना भी फैसला लिया जाए वो मेरे ख्याल से देश के विकास में काफी योगदान उसका रहेगा।
तो दोनों ही जो सरकारें हैं वो इस पर कृपया करके किसानों की जो मांगे हैं और जो किसानों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेंगे। बजट को लेकर हर किसान की उम्मीद है, वो सरकार पर है, टकटकी लगाए बैठे हैं। जल्द ही जिस तरह से बजट है वो उसकी घोषणा होगी तो किसान भी ये चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ बेहतर हो। आप अंकल जी क्या बेहतर बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या होना चाहिए किसानों के? किसानों के लिए एक ऐसी चीज है, इनमें कागजात की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, इसको कम की जाए और जो भी मतलब ब्याज दर है वो बहुत कम किया जाए ताकि ऋण जो किसानों को दिया जाता है उसमें ब्याज दर की थोड़ी कमी होनी चाहिए, ऐसा अंकल जी का कहना है। और प्रत्येक किसान को उम्मीद है कि आने वाला बजट उनके लिए कुछ अच्छी घोषणा लेकर आए। आने वाले बजट में प्रत्येक किसान वो आस लगाए बैठे हैं खेती किसानी को किस तरह से बढ़ावा मिले। और जैसे कि ये मिठड़ी बलवंत सिंह गांव से आए हुए किसानों, मिठड़ी केसरी सिंह से आए हुए किसानों ने बताया है कि उनको उम्मीद भी है कि किसानों के किस तरह से बढ़ती हो खेती है वो घाटे का सौदा न हो, ऐसी सरकार कोई योजना लेकर आए जिसको लेकर उनको उम्मीद है जल्दी बजट आने वाला है। हम भी ये चाहते हैं कि सरकार किसानों की ओर ध्यान दे। कृष्ण फगेड़िया, इंडिया न्यूज। बजट के बाद जनता के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।